गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने इतिहास का सेकंड प्री बोर्ड पेपर जो है उसकी अपने चर्चा कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्यूशन का वो मैं आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा हो तो वह प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। फर्स्ट पार्ट जो था भैया उसमें अपने स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया गया है। आज भैया अपना जो सेकंड पार्ट है इसमें बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखो भैया, अपने खंड ब है गुणात्मक प्रश्न, जो आपके टोटल पेपर में 13 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 अंक का होगा। इस प्रकार यह जो खंड ब है वह आपके 26 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं भैया सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, पेपर सोल्व कराने से पहले एक बार वापस कह दो भैया, आपको ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर से तैयार करना है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन है भैया जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। और यहाँ से आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं कि आपको कितना तैयार है, कितनी तैयारी आपको और करनी है, आपको तैयारी कितनी अधिक बढ़ानी है, वो सब आकलन भी आप अपना यहाँ से कर सकते हैं। तो बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, व्याख्या कीजिए भैया। मोहनजोदड़ो, देखो कई बार इसका ये भी पूछ लेते हैं भैया मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मुर्दों का शहर कहते हैं भैया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है एक। अब इसमें ये कहा गया यह एक नियोजित शहरी केंद्र था भैया, कैसे, व्याख्या कीजिए। मतलब मोहनजोदड़ो को एक नियोजन की प्रक्रिया के तहत बसाया गया था। कैसे बसाया गया था? तो देखो भैया, आपको पता है मोहनजोदड़ो जो है वो 2 भागों में विभाजित था। ठीक, एक भाग छोटा था जो ऊंचाई पर बनाया गया था, मतलब एक जो छोटा भाग था वो तो क्या था, ऊंचे स्थान पर था, जबकि दूसरा भाग जो था वो बड़ा था लेकिन वह निचले हिस्से पर था। ठीक है, जो छोटा भाग था भैया उसको तो क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे, जबकि जो निचला भाग था वह क्या कहलाता था, शहर कहलाता था। अब जो छोटा भाग था दुर्ग भैया, उसमें जो लोग रहते वो पैसे वाले लोग थे, अमीर व्यक्ति रहते थे, और यह दीवार से घिरा हुआ था चारों ओर से सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है, जबकि निचला शहर जो है वो भी हालांकि दीवार से घिरा हुआ गया था लेकिन वह एक नियोजन की प्रक्रिया के तहत नहीं बसाया गया था। निचला जो शहर था उसमें आम लोग या साधारण जनता निवास करती थी। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो एक नियोजित शहरी केंद्र था, अर्थात इसको नियोजन के तहत बसाया गया था। एक छोटा भाग, एक बड़ा भाग। छोटा भाग जो था वह दुर्ग कहलाता था, जो बड़ा भाग था वह शहर कहलाता। छोटा भाग दीवार से घिरा हुआ था, जबकि निचला भाग जो था वो भी दीवार से हालांकि घिरा हुआ था लेकिन उसमें निर्धन लोग, साधारण आम जनता निवास करती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन है अपने, जिन अभिलेखों पर तिथि खुदी हुई नहीं मिलती उनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता था। मतलब कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं भैया जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि यह अभिलेख किसका है, कोई डेट वगैरह नहीं है, कोई अपने सन वगैरह नहीं है, तो उनका निर्धारण किस प्रकार से किया था। तो देखो भैया ध्यान रखना, उनका निर्धारण जो है उन अभिलेखों के ऊपर जो लिपि होती है, एक तो मतलब जो पूरा लिपि है, लिपि जिसको बोलते हैं, उस लिपि के आधार पर और उसकी जो लेखन शैली होती थी, लिखने की शैली, उस लेखन शैली के आधार पर किया जाता था। जैसे अगर बात करें कि 250 ईसा पूर्व जो ए है ना, ए, उसको किस प्रकार से लिखते थे, इस प्रकार से लिखते थे ए को, इस प्रकार से। अगर इस प्रकार का अपने को कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो अपने क्या कह सकते हैं कि यह 250 ईसा पूर्व की लेखन शैली है, जबकि 500 ईसा पूर्व में यही ए जो है वो इस प्रकार से लिखा जाने लग गया। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जिन अभिलेखों के ऊपर तिथि खुदी हुई नहीं होती उनका निर्धारण वो उस अभिलेख की लिपि और लेखन शैली के आधार पर किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है, कैसे स्पष्ट कीजिए। भैया महाभारत की बात है कि महाभारत जो है उसे अपने भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहते हैं। कैसे कहते हैं भैया? तो देखो सीधी सी बात है, महाभारत जो है वह धार्मिक और लौकिक कलाओं का एक प्रकार से क्या था, विश्वकोश था।
समझ रहे हो, क्योंकि महाभारत में भैया अपने धर्मशास्त्र है, अपने अर्थशास्त्र है, अपने नीति शास्त्र है, अपने काम शास्त्र है, अपने मोक्ष शास्त्र है, इन सभी का भी क्या है, एक प्रकार से उल्लेख है। या अपने कहे कि महाभारत जो है उस महाभारत को अपने इन नामों से भी संबोधित किया जाता है। इस कारण से महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है भैया अपने यशोरी 7वां रह गया, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां है भैया, स्थापत्य के कौन से अभिलक्षणों पर इब्न बतूता ने ध्यान दिया। मतलब इब्न बतूता जो भैया मोरक्को से आया था आपने, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर स्थापत्य के कौन कौन से लक्षणों पर ध्यान दिया, मतलब स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताओं पर उसका ध्यान गया। तो भैया आपने कह सकते हैं कि इसने मुख्य रूप से जो किले की प्राचीर होती है उनके ऊपर ध्यान दिया, ठीक है, किले की जो खिड़कियां होती है उन खिड़कियों के ऊपर इसने ध्यान दिया। इसके अलावा किले में उपलब्ध जो विभिन्न सामग्री है उन पर ध्यान दिया। यहाँ इसके अलावा यहाँ की जो वास्तुकला है उसके ऊपर ध्यान दिया। इसके अलावा यह जो किलों के प्रवेश द्वार है उन प्रवेश द्वार के ऊपर ध्यान दिया। किलों में या अपने यहाँ पर जो मेहराब वगैरह है, गुंबद वगैरह है, मीनारे वगैरह है, इनके ऊपर भी उसने क्या किया, ध्यान दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। फारस के सामाजिक वर्गों का उल्लेख करने के पीछे अलबरूनी का क्या उद्देश्य था। मतलब अलबरूनी जो था ना भैया, उसने भारत की तुलना किसके साथ की थी, फारस के साथ की थी, जो फारस का समाज था उसके साथ की थी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि उसका उद्देश्य क्या था, ऐसा उसने क्यों किया था। तो भैया सीधी सी बात है, उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अलबरूनी यह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग जो है अपने एक प्रकार से भारत में था ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह भारत में सीमित नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी है। ठीक है, और उसने बताया कि इस्लाम में सभी लोगों को क्या मानता था, सम्मान मानता था। अलबरूनी कहता था कि जो इस्लाम धर्म है उस इस्लाम धर्म में सभी लोगों को सम्मान माना जाता है, उनमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। इस प्रकार की बातें वह दिखाने के लिए भैया फारस के साथ में उसने क्या की, तुलना की। उसने कहा कि जिस प्रकार का सिस्टम भारत में है एज टू एज ऐसा ही सिस्टम कहाँ पर है, फारस में। जिस प्रकार से भारत में सामाजिक विभाजन पाया जाता है ऐसा विभाजन कहाँ पाया जाता है, फारस में भी पाया जाता है। तो ये सब एक प्रकार से दिखाने के लिए उसने भारत की तुलना किसके साथ में की, फारस के सामाजिक वर्गों के साथ में की। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं भैया। 9वां क्वेश्चन है, अपने सूफी मत के बारे में आप क्या जानते हैं। सूफी मत भैया जो सूफी संतों वाला था आपने, ठीक है। अब देखो सूफी मत क्या है भैया, देखो सीधा सा याद रख लो कि जिन लोगों ने एक प्रकार से रहस्यवाद, ठीक है, रहस्यवाद और वैराग्य की नीति अपनाई ना, वो क्या कहलाए, सूफी कहलाए। हालांकि डिटेल से मेरा आपको समझाया हुआ है, नोट्स भी लिखाए हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ अपने मोटी मोटी चर्चा करेंगे। मतलब जिन्होंने रहस्यवाद और वैराग्य की नीति अपनाई उन्हें क्या कहा गया, सूफी कहा गया। इन लोगों ने भैया मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति तथा उनके आदेशों का पालन करने पर क्या दिया, एक प्रकार से जोर दिया। ठीक है, इसके अलावा भैया इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान एक कामिल कहा। यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखना, कई बार पूछ सकते हैं छोटा क्वेश्चन, कि सूफी संतों ने ईश्वर को क्या कहा, इंसान एक कामिल। ठीक है, कि सूफी संत जो थे उन्होंने पैगंबर मोहम्मद कह दो, या वो पैगंबर मोहम्मद को एक प्रकार से अल्लाह ईश्वरी मानते थे, तो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को क्या कहा, इंसान एक कामिल कहा, और उनका अनुसरण करने पर क्या दिया, एक प्रकार से उनका अनुसरण करने का उपदेश दिया कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो शिक्षाएं बताई है, जो आदर्श बताए हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यह था भैया सूफी मत। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भैया। 10वां क्वेश्चन है, अपने विजय भवन पर टिप्पणी लिखिए। विजय भवन भैया, विजय भवन जो है एक प्रकार से एक यात्री अपने भारत में आया था जिसका नाम था डोमिंगो पेस। ठीक है, विदेशी यात्री था भैया। इसने क्या किया, जो विजयनगर में सभा मंडप था और जो महानवमी डिब्बा था उसको संयुक्त रूप से इसने क्या कहा था, विजय के भवन कहा था। उसने लिखा कि इन संरचनाओं में एक के ऊपर तो 2 मंच है, और इस विजय के भवन में राजा कृष्णदेवराय जो अपने तुलु वंश का एक महान शासक था, उसने एक क्या बनवाया था, चबूतरा बनवाया था, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल भी था,
तथा बीच में एक क्या बना हुआ था, चबूतरा बना हुआ था जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ था। ये सारी बातें जो है वो डोमिंगो पेस ने किसके बारे में बताई, विजय के भवन के बारे में। और विजय का भवन किसको कहा गया, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा जो है उसको संयुक्त रूप से इसने क्या कहा, विजय का भवन कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11। विजयनगर के शासक स्वयं को देवता या भगवान का प्रतिनिधि होने का दावा कैसे करते थे। मतलब विजयनगर के लोग ये कहते थे कि हम स्वयं देवता है या हम देवता के क्या है, प्रतिनिधि है, दूत है। कैसे, तो देखो भैया विजयनगर के जो शासक थे वो भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे कि हम भगवान विरूपाक्ष जो है उसके क्या है, प्रतिनिधि है, उन्होंने हमें भेजा है। तथा जितने भी राज के आदेश होते थे उनके ऊपर भी कन्नड़ लिपि में क्या लिखा होता था, सिरु विरूपाक्ष लिखा होता था। श्री विरूपाक्ष शब्द लिखा होता था। जो भी राज के आदेश होता था उनके ऊपर कौन सी भाषा में, कन्नड़ भाषा में। इसके अलावा यह शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के रूप में एक प्रकार से उन्होंने हिंदू सुल्तान की उपाधि भी क्या की थी, धारण की थी। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि विजयनगर के शासक स्वयं को देवता या भगवान का प्रतिनिधि होने का दावा करते थे। 12वां क्वेश्चन है भैया, झूम खेती से आप क्या समझते हैं। भैया झूम खेती आपके जियोग्राफी में भी है, अपने पॉलिटिकल में भी है, छोटा सा एक पार्ट, ठीक है, और हिस्ट्री में भी है। तो झूम खेती आपको मेरे ख्याल से सबको पता होगी कि जो एक प्रकार से जंगल में जो झाड़ियाँ वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनको काट के उनको जला दो और फिर वहाँ पर 2-3 वर्ष तक क्या करो, खेती करो, फिर यही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर अपना लो। उसी को क्या कहते हैं भैया, झूम कृषि कहते हैं। इसी को अपने स्लेश और बर्न कृषि भी कहते हैं, इसी को अपने मिल्पा भी कहते हैं, इसी को अपने दीपा कहते हैं, इसी को अपने स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। कई इसके नाम है भैया। तथा यह किसके द्वारा की जाती थी। तो भैया यह कृषि जो है वो सबसे पहले जो पहाड़िया लोग थे उनके द्वारा की जाती थी। ये लोग क्या करते थे, कुदाल से जमीन को थोड़ा कुरच कर अपने खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दालें वगैरह, ज्वार वगैरह, बाजरा वगैरह एक प्रकार से क्या करते थे, उत्पन्न करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है भैया, नाना साहेब कौन था, संक्षेप में बताइए। नाना साहब भैया 1857 के विद्रोह का यह एक प्रमुख सेनापति था। पेशवा बाजीराव का भैया आपने नाम सुना होगा, मराठा शासक थे, पेशवा बाजीराव, उनके ये पुत्र थे भैया। और इन्होंने जून 1857 में कानपुर जो है वहां से 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर से नेतृत्व किन्होंने किया था, इन्हीं अपने नाना साहेब ने किया था। और कर्नल नील जो था, कर्नल नील, इनके साथ में नाना साहब का एक प्रकार से भीषण युद्ध हुआ था जिसमें नाना साहब जो है वो पराजित हो गए। और पराजित होने के बाद में कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। वहीं पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भैया, भाड़ा पत्र क्या था बताइए। भाड़ा पत्र भाड़ा पत्र किसे कहते हैं भैया, जैसे अपने नाम सुना होगा आपने कि किराया, ठीक है, आप यहाँ पे रह रहे हो, आपको इतना किराया देना पड़ेगा या इतना एक प्रकार से आपको क्या देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप। तो देखो क्या होता था भैया, अपने एक प्रकार से प्राचीन समय में क्या था, जब किसान जो है वो ऋण चुकाने में एक प्रकार से क्या हो जाते, असमर्थ हो जाते थे, मतलब कर वगैरह नहीं चुका पाते थे, तो वो क्या करते थे, अपने जीवन यापन करने के लिए खेती वगैरह करते थे। और खेती करने के लिए वो क्या करते थे, कोई बड़ा साहूकार है, कोई सेठ है, कोई ऋणदाता है, उससे कोई ज़मीन वगैरह या पशु वगैरह या उसकी गाड़ी जो है वो क्या लेते थे, किराए पर लेते थे चलाने के लिए, खेती करने के लिए। उसी को अपने क्या कहते हैं भैया, भाड़ा पत्र या किराया नामा कहा जाता है। और वह हालांकि वो गाड़ी उनकी स्वयं की नहीं होती। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे को मान लो मेरे पास में मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे काफ़ी ऋण हो गया है, मेरे पास में खुद की ज़मीन नहीं है, मैं दूसरे की ज़मीन ले रहा हूँ, दूसरे की कोई की गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, और गाड़ी के बदले में उसको किराया दे रहा हूँ कि आप ये किराया ले लो, मैं आपकी गाड़ी चला रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से भाड़ा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों ने भारत में भवन निर्माण के लिए यूरोपीय शैली को क्यों चुना। भैया सीधी सी बात है, यूरोपीय शैली को क्यों चुना, क्योंकि यूरोपीय शैली जो थी वो एक प्रकार से अंग्रेजों के लिए जानी पहचानी थी, घर जैसा अनुभव होता था,
ठीक है। दूसरी अपने कह दे कि यूरोपीय शैली जो थी वो उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक थी, ठीक है। तीसरे अपने कह सकते हैं कि यूरोपीय शैली की जो इमारतें थी वो एक प्रकार से भारतीय प्रजा और अंग्रेज़ों के बीच में स्पष्ट फासला दिखाती थी। क्यों? क्योंकि यूरोपीय शैली जो थी वो हटके थी भैया, उसमें डिजाइन वगैरह थी, जबकि भारतीय शैली में डिजाइन वगैरह नहीं थी। तो इस कारण से अंग्रेजों ने यूरोपीय शैली का क्या किया? चयन किया। 16वां क्वेश्चन है भैया 1857 की क्रांति के कोई दो परिणाम लिखिए। क्रांति के कोई भी दो परिणाम लिख दो भैया। सीधा सा पहला तो ये हो गया कि 1857 की क्रांति के बाद में भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। एक प्रकार से क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसके अलावा दूसरा आपने कह सकते हैं कि भैया 1857 क्रांति के बाद में भारतीय में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। तीसरा आपने कह सकते हैं कि भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, भारतीय में संप्रभुता की भावना जागृत हुई, भारतीय में अपने अधिकारों के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ने की एक प्रकार से अलग जागृत हुई। तो इस प्रकार से कोई भी अपने 2-3 परिणाम आप कर सकते हो। 17वां क्वेश्चन भैया, 17वां क्वेश्चन है पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाने के लिए क्या करते थे तथा वे कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते? अब देखो भैया ये बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, ये मैंने सभी आपको कराए हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर अपने ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब अपने सीधे, क्योंकि ये देखो सारे क्वेश्चन जो 17वां है, 18वां है, 19वां है, 20वां है, ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करा चुका हूँ। आपको नोट्स भी लिखाए हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इनकी अपने चर्चा नहीं करेंगे। जैसे 21वां है चिश्ती उपासना में जियारत कव्वाली, मीराबाई के ऊपर टिप्पणी लिखी है, मीराबाई के बारे में आप जानते ही हो। अब यहाँ पे आप 23वां क्वेश्चन देखो भैया एक बार, मानचित्र वाला। 23वां भैया भारत के मानचित्र में निम्न स्थलों को अंकित कीजिए। बेराठ, तो सबसे पहले बेराठ को दर्शाना है भैया। बेराठ कहाँ पे है? अपने जयपुर में है। और जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान में यहाँ पे क्या है भैया? अपने ये राजस्थान हो गया, राजस्थान में यहाँ पर अपने क्या हो गया? बेराठ हो गया, ठीक है। दूसरा है अपने भैया रंगपुर, एक सेकंड, हाँ क्या हुआ? हाँ तो मैं आ रहा हूँ 5 मिनट, थोड़ा सा वीडियो बना के आ रहा हूँ। ठीक सर, हाँ भैया कोई थोड़ा आ गया था, कोई गेस्ट वगैरह। हाँ नेक्स्ट की बात करते हैं भैया। आपके नेक्स्ट है झांसी। झांसी देखो भैया, अपने झांसी कहाँ पे है? यूपी में है। तो ये रहा अपना यूपी। यूपी में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? झांसी कर सकते हो। इसके बाद भैया नेक्स्ट है आपके अजमेर। अजमेर आपको सबको पता है, राजस्थान में भैया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और यहाँ पे पड़ता है अपने अजमेर, तो यहाँ आपका अजमेर हो जाएगा। इसके अलावा भैया नेक्स्ट है अपने कुशीनगर। कुशीनगर भैया जहाँ पे महात्मा बुद्ध, महावीर, स्वामी इनका संबंध था। तो कुशीनगर कहाँ पे? यूपी में। यहाँ पे आप कर सकते हो यूपी के अंदर कुशीनगर। इसके बाद में नेक्स्ट है भैया वैशाली। वैशाली आ गया आपके। वैशाली कहाँ हो जाएगा? आपके बिहार में हो जाएगा। बिहार कहाँ पे है आपके? ये रहा अपने बिहार। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है भैया आपके पटना। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की राजधानी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पटना। और इसके बाद में लास्ट है भैया आपके रोपड़। रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? अपने पंजाब में पड़ता है। ये रहा अपना पंजाब, तो यहाँ पे हो गया आपका रोपड़। तो ये था भैया अपने इतिहास का सेकंड प्री बोर्ड पेपर, जो पूरा का पूरा आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। मैंने हालांकि आपको 16 तक जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आपको मेन जो छोटे क्वेश्चन है, सॉरी बड़े नहीं, छोटे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा चुका हूं। बड़े वाले क्वेश्चन जो है उनके आंसर आपको सभी को पता है। जो स्टूडेंट मेरे से चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मेरे नोट्स के रूप में ये सभी लिखाए हुए हैं, तो वहां से आप कर सकते हो। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपके कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से सूचित करें। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।